तो कंपनी लॉ के मैंने कुछ असाइनमेंट भी आपको दिए हैं क्रैश कोर्स वाले, और कुछ मैंने क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी डाले हैं। जो यूट्यूब पे क्वेश्चन डाले हैं उन्हीं को हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मेरा ये मानना है काफ़ी अधिकतर आपको पेपर वहाँ से मिल जाएगा। यानी कि सेक्शन बी और सी के जो टोटल आपके 13 क्वेश्चन बनते हैं, 13 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन बी और सी के, उसमें से मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके ये आ जाएंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लें तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, एक एक क्वेश्चन करके इसको डिस्कस करेंगे, और जिसको भी पता होगा केवल वो स्टूडेंट जैसे बोलेगा, और डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप क्या है, डिस्कस करने हमें इसके डिफरेंट मोड, अलग अलग मोड क्या है वाइंडिंग अप के, और कब कंपनी को जो है वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल कर सकता है, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट कर सकती है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। एक्सप्लेन करना है हमें वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इन डिटेल, डिटेल में हमें ये बताना है कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है। व्हेन कैन कोर्ट ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ऑन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, कब कोर्ट ये देखता है कि अब वाइंडिंग अप करना कंपनी को जरूरी है, और इस बेसिस पर वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देता है। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा टोटली जो बेस है वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस के ऊपर बेस है, और वाइंडिंग अप के ऊपर बेस है। तो पहली बात तो हम ये देख लेंगे कि वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या होता है वाइंडिंग अप का, ये बताओ यार, मतलब किस चीज को आप वाइंडिंग अप कहते हैं। सर किसी कंपनी का क्लोज हो जाना, अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो उस केस में वो कंपनी क्लोज हो गई है या कोई और रीजन है तो कंपनी अपने आप को पूरा क्लोज कर देती है। मतलब देखो, दो तरह के प्रोसेस है क्लोज होने के। एक, जब कंपनी खुद अपने डिसीजन से क्लोज हो जाती है, जब लगातार उसके ऊपर प्रेशर होता है कि जो लगातार लॉसेज है वो चल रहे हैं, कई लगातार मतलब कई फाइनेंशियल ईयर तक लॉस हो रहे हैं, कंपनी को अब कोई चांस नहीं है रिकवर करने का लॉसेस से, तो कंपनी ये डिसीजन ले लेती है कि वो अपने आप को वाइंडिंग अप कर दे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कोर्ट इस तरह का इंटरफेयर कर देती है, जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंसिस्ट कर देते हैं, या कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी में फंसा होता है, वो लोग डेटर क्रेडिटर्स, इस तरह के लोग जो होते हैं वो कोर्ट में जाके एक पटिशन लगा देते हैं। तब कंपनी जो है वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे देती है, कोर्ट ऑर्डर देती है कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए। तो वाइंडिंग अप एक क्लोजिंग डाउन प्रोसेस है, किसी भी बिजनेस एंटाइटी के साथ ये तो होता है, मतलब किसी भी बिजनेस कॉरपोरेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है वाइंडिंग अप प्रोसेस। लेकिन इसमें भी दो तरह की कंपनी होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी के ऊपर वाइंडिंग अप प्रोसेस लागू होता है। तो अगर हम जनरली सेंस में बोलें तो पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल होती है, उसमें ये प्रोसेस जो है कंपलसरी लागू होता है, जिसे हम वाइंडिंग अप प्रोसेस कहते हैं। अब वाइंडिंग अप प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको कितने टाइप के वाइंडिंग अप प्रोसेस याद है, ये बताइए। सर वॉलंटरी हो गया, कंपलसरी हो गया, दो तरह के होते हैं। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो गया, कंपलसरी वाइंडिंग अप हो गया, और वॉलंटरी वॉलंटरी के अंदर शेयर होल्डर्स भी करवा सकते हैं बंद, और क्रेडिटर्स भी करा सकते हैं। और कंपलसरी में सर कोर्ट। कंपलसरी में कोट कर सकते हैं। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में कंपनी खुद डिसीजन ले लेती है कि भाई हमें वाइंड अप करना है। अच्छा, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का एक और खासियत है, जैसे कंपनी को जब ये लगता है कि वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो वो इस तरह का डिसीजन ले लेती है। अब जब हम एग्जाम में आंसर फ्रेम करेंगे ना, तो किसी भी आंसर को हमें फ्रेम करने के लिए एक चीज़ याद रखना है कि बहुत सारा इसको रटने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इसकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो आपको करेक्टली आनी चाहिए। उसके नीचे आप एक्सप्लेनेशन अपनी मर्जी से कुछ भी बना के मतलब लिख दें। ऐसा भी नहीं है कि पूछा है राम के बारे में आप लिख लें, लक्ष्मण के बारे में, ऐसा नहीं। उसी से रिलेटेड आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिख दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें लिखा है बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वही लैंग्वेज आपको लिखनी है, या जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है वही आपको यूज़ करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ हेडिंग करेक्ट लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर नॉर्मली आपके हेडिंग को ही चेक करता है। उस हेडिंग को भी आप अलग तरीके से, इस तरह से जैसे ब्लैक पेन से लिख दो। एक ब्लैक और एक ब्लू, दो ही पेन पेपर में सिर्फ अलाउड होते हैं, उसके अलावा कोई कलर अलाउड नहीं होता। कोई हाइलाइटर, कोई मार्कर, ऐसी कोई चीज़ अलाउड नहीं होती एग्जाम में, ना आप यूज़ करेंगे, क्योंकि करने से उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, सिर्फ ब्लैक और बॉल पेन, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, और दोनों ही बॉल पेन यूज़ करें, क्योंकि जेल पेन के साथ ये होता है
कि उसकी इंक समय के साथ साथ फैलती है या लाइट हो जाती है, तो इसलिए जेल पेन को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वाइंडिंग अप लिख दिया आपने पहले, उसकी डेफिनेशन लिख दी वाइंडिंग अप की। फिर प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आपने वाइंडिंग अप में लिख दिया कि कंपलसरी वाइंडिंग अप हो सकता है और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो सकता है। तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में जब कंपनी को ये लगता है कि उसको मार्केट कंडीशन में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो वो डिसीजंस ले लेती है, या कंपनी के जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वहाँ पे शेयर होल्डर या क्रेडिटर इस तरह का प्रपोजल रख देते हैं। फिर उस प्रपोजल पे जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर या मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर जो है ये चाहते हैं कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में कंपनी के वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में मेंबर्स कर सकते हैं, मेंबर यानी कि शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ये सब लोग कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी में। स्टेक होल्डर मतलब इसका इंटरेस्ट होता है। अब हम आ जाते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप में। तो कंपलसरी वाइंडिंग अप में जब कंपनी की एजीएम ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि कंपनी को हम कंपलसरी वाइंडिंग अप सॉरी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कर दे, तो कंपनी में जिन लोगों का पैसा फंसा होता है या जिनका इंटरेस्ट कंपनी से जुड़ा होता है, वो स्टेक होल्डर कोर्ट में जाके एक पटिशन फाइल कर सकते हैं। वो बता सकते हैं किस वजह से वो ये चाहते हैं, क्या रीजंस है, क्या ग्राउंड जिन पे वो चाहते हैं कि कंपनी को वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कर दिया जाए, ताकि और लॉस से बचाया जा सके, मतलब और जो फर्दर लॉसेस हो रहे हैं उनसे उनको सेव किया जा सके। तो इस लॉसेस से बचाने के लिए कोर्ट में जब पिटिशन डालते हैं, फिर कोर्ट दोनों पक्षों की चीज़ें सुनती है। फिर कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ऐसा होना जरूरी है, वाइंडिंग अप हो जाना चाहिए कंपनी का ताकि और फर्दर लॉसेस से बचाया जा सके, तब कोर्ट इस तरह के आदेश दे सकती है। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे सरकमटेंसेस हैं जहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, इस तरह की पहल कर सकती है कि वो कंपलसरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे दे। तो कब दे सकती है? पहला, इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, जब भी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी के जो चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, वो अपने डेब्ट्स को देने में इनेबल हो जाते हैं, यानी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी के पास लिक्विड कैश नहीं बचता। इंसॉल्वेंसी का होने का ये मतलब होता है कि कंपनी के पास जो लिक्विड कैश होता है, जो करंट में उसके पास कैश होना चाहिए कंपनी के नॉर्मल पोजीशन में रन करने के लिए, उतना सफिशिएंट अमाउंट उसके पास नहीं होता, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो जाती है कंपनी के अंदर, तो कंपनी इसको बंद कर देती है। दूसरा, फेलियर टू होल्ड द स्टैच्यूटरी मीटिंग एंड फाइल द एनुअल, बहुत सालों से कंपनी ने एजीएम ही नहीं बुलाई। एनुअल जनरल मीटिंग साल में 2 बुलाना कंपलसरी, एक मिनिमम तो होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मीटिंग नहीं हो रही, 2-3 साल हो गए। हर फाइनेंशियल ईयर के बाद रिपोर्ट जो आती है वो भी करेक्ट नहीं आ रही है, आ ही नहीं रही है। फाइनेंशियल कंडीशन की जो रिपोर्ट हर बार जो प्रेस में रिलीज करनी होती है हर कंपनी को, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर को इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो वो उन सारी कंपनियों को अपनी जो ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिश करनी होती है किसी भी प्रेस के थ्रू। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो कोर्ट इस तरह के ऑर्डर दे सकती है। ठीक है। दूसरा, ऑपरेशन अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है जो पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है, कोई इलीगल गुड्स बनाना शुरू कर देती है, किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है, कोई फ्रॉड करने लगती है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने लगती है, तो कोर्ट इस तरह के ऑर्डर दे देती है। ये क्वेश्चन अलग से आपको डिटेल में पूछ लेता है कि कब कंपनी को कंपलसरी वाइंडिंग अप करने के कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल में इस आंसर को याद कर लेना, क्योंकि 10-20 मार्क्स में भी अकेला पूछ लेता है कि व्हाट इज वाइंडिंग अप और इन व्हाट कंडीशन अ कोर्ट या ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप। तो इसके सारे आपको कर लें। जैसे है इसमें ऑपरेशंस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मान लो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, जो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर है, अधिकतर सारे डिसीजंस उन्हीं की वजह से हो जाते हैं, मतलब क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा शेयर है, तो कभी भी एजीएम में जब वोटिंग होती होगी तो वो अपने वोट से किसी भी प्रपोजल को पास करा लेते हैं, जिससे जो हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनके इंटरेस्ट को नुकसान होता है, यानी कि उनको इंटरेस्ट जो है वो मतलब अपना जो पक्ष है वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग अप, कोर्ट को ये लगता है, महसूस होता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप करना कंपलसरी है या ये करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें कि जो इंटरेस्ट है, जितने भी उनमें क्रेडिटर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि कंपनी को वाइंडिंग अप कर दे, या कंपनी में बहुत सारी मिसमैनेजमेंट्स हो रही हैं। मिसमैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं। किसके ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के।
इसके अलावा आ गया आपका फेलियर टू कमेंस द बिजनेस और इनएक्टिविटी। कभी भी कंपनी जो है अपने बिजनेस को चलाने में इनएक्टिव हो जाती है। जैसे हम किंगफिशर एयरलाइंस का एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि उनके जो पायलट थे उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी। एयर होस्टेस की जो थी लीव ट्रैवल कंसेशंस खत्म हो गई थी, उनको डबल शिफ्ट में काम करवाया जा रहा था, लेकिन फिर भी एयरलाइंस लगातार लॉस में जा रही थी। तो कोर्ट ने उसका कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया। ब्रीच ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी एक्ट के अंदर लिखी हुई है और कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही, उसका पालन नहीं कर रही, तब उसका ट्रिब्यूनल जो है कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। किसी भी ऐसे डिफॉल्ट को जो कंपनी के डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर ने, कंपनी के जो चलाने वाले हैं मेन जो बंदे, उनको अगर कोई भी ऐसी गलती कर देते हैं जिसको रेक्टिफाई करना पॉसिबल ही ना हो, तो उस कंडीशन में कंपलसरी वाइंडिंग अप हो जाता है। या क्रेडिटर की पिटिशन जो होती है, यानी कि क्रेडिटर ऐसा ऑर्डर दे दे कि भाई कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, तब। अब इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है इस वाइंडिंग अप प्रोसेस में, अब हम इसके स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टेप के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा आपको लिक्विडेटर को। अब लिक्विडेटर कौन होते हैं ये बताइए। सर जो कंपनी में पैसे लगाते हैं। नहीं, लिक्विडेटर सर वो जो नहीं होते। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लिक्विडेटर या शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं जब कंपनी का वाइंड अप करते हैं, तो जब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है सर। मतलब जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि कंपनी को वाइंडिंग अप करना है या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कंपनी का वाइंडिंग अप होना है, तो उस कंडीशन में जब कोर्ट की तरफ से एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसको लिक्विडेटर कहते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के एसेट्स को सेल करना, कंपनी के जो फंड बैंक में है उनको लेना, उसके बाद क्रेडिटर की पेमेंट करना, और जितने भी आउटस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डरों में उनके शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो लिक्विडेटर होता है। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, ट्रिब्यूनल या कोर्ट करती है कंपलसरी वाइंडिंग अप में। लेकिन अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो तो कौन इसको अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या कंपनी के मेंबर्स करेंगे सर। कंपनी के एजीएम में प्रपोजल पास किया जाएगा जिसमें शेयर होल्डर भी होंगे, क्रेडिटर भी होंगे, सब होंगे, जो भी सर स्टेक होल्डर्स हैं। हम्म ये जो आपने पहले वाला बताया जिसमें कि ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है, ये कंपलसरी वाइंडिंग अप में है। और दूसरे वाला हाँ, कौन सा बता रहे थे आप? वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी, ठीक है, ओके। उसमें कंपनी के एजीएम में डिसाइड किया जाता है कि लिक्विडेटर कौन होगा। जब कंपनी को ये महसूस हो जाता है, या स्टेक होल्डर, देखो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फ़र्क है। स्टेक होल्डर में सारे जिनका इंटरेस्ट कंपनी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर हैं, आउटसाइडर हैं, कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिनका भी इंटरेस्ट कंपनी जुड़ा है वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो स्टेक होल्डर को ये महसूस होता है कि भाई कंपनी को वाइंडिंग अप करना है, तो वो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है। उसके अंदर वो एजीएम बुलाते हैं, एजीएम में ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग बुला लेते हैं, ईजीएम बुला लेते हैं, फिर उसमें वो डिसाइड करते हैं कंपनी को वाइंडिंग अप करना। तो एक वाइंडिंग अप करने का प्रोसेस है, तो उसके अंदर एक बंदा तो अपॉइंट करोगे ना जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब कुछ क्लोज करना है, सब चीज़ों को बेचना है, जो भी एसेट्स हैं उनको सेल करना है, कंपनी का प्लॉट है, मशीनरी है, कंपनी के बना हुआ माल है, उसको मार्केट में ले जाना है, उसको बेचना है, फिर उसके जो पैसा आएगा उससे क्रेडिटर की पेमेंट करनी है। क्रेडिटर में भी फिर पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होगी, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होगी, मतलब सिक्योर्ड लाइबिलिटी फिर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। उसके बाद सबसे पहले पैसा पेमेंट होगा आउटसाइडर्स का, फिर होगा शेयर होल्डर का, फिर शेयर होल्डर के बाद फिर कंपनी के जो प्रोपराइटर हैं उनका लास्ट में हिस्सा बनता है। तो इस तरीके से फिर है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, यानी कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। अब सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी दोनों में क्या फ़र्क है बताइए, सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी में क्या फ़र्क है। इंसॉल्वेंसी तो दिवालिया हो गया सर। हाँ, और सॉल्वेंसी जो अभी सॉल्वेंट पार्टनर है। देखो जब भी यस कंपनी की स्थिति खराब होती है तो सब थोड़ी ना खराब हो जाते हैं, मतलब हर कोई ऐसा थोड़ी ना हो जाता है जिसके पास पैसा ही ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अभी भी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होती है, यानी कि पार्टनर हैं वो कंपनी के, लेकिन उनकी कंडीशन अभी सॉल्वेंट पोजीशन में, यानी कि उनके पास सफिशिएंट फंड है। तो ऐसे पार्टनर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर दी जाती हैं, कुछ डेब्ट की फुल पेमेंट करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल देते हैं।
अब है नोटिफिकेशन टू क्रेडिटर। जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं सबको नोटिफाइड किया जाता है, मतलब सबको एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि कंपनी वाइंडिंग अप होने जा रही है, चाहे वो कंपलसरी वाइंडिंग अप हो या वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो, ताकि क्रेडिटर अपना क्लेम करे, सेटलमेंट कर ले। जैसे 5 लाख का क्रेडिटर है, उसको हम बोल सकते हैं नेगोशिएशन के थ्रू कि 3 लाख में सेटल कर लें। वो तो उस तरह से नोटिफिकेशन सबको इशू करके बुलाया जाता है। फिर है वाइंडिंग अप ऑर्डर। कंपलसरी वाइंडिंग अप में जब कोर्ट होता है जो ऑर्डर इशू कर देता है, तो उस डेट से ही कंपलसरी वाइंडिंग अप शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो, तो जिस डेट से ईजीएम में या एजीएम में ये प्रपोजल पास होता है, उस डेट से वाइंडिंग अप शुरू हो जाता है। एसेट रियलाइजेशंस और डेप्ट सेटलमेंट। सबसे पहला काम क्या यही है कि हमें एसेट्स को रियलाइज करना है, मतलब एसेट्स को बेचना है। कंपनी की मशीनरी है, प्लांट है, और आपका स्टॉक है, ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, इन सबको हम मार्केट में बेचे सॉरी बेचने की कोशिश करते बेचने की कोशिश करते हैं। और साथ में हम एक और कोशिश करते हैं कि जो हमारे डेटर्स हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों से हमें क्या आ जाता है, पैसा आता है। अब जब हमारे पास पैसा आ गया, जहाँ से भी सोर्स से पैसा आ सकता था वो सारा आ गया, उसके बाद हम पैसे की पेमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ को। तो सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ में वो आती हैं, जैसे हमने मॉर्गेज कर रखा है, मान लो हमने अपना कुछ चीज़ गिरवी रख के कोई लोन उठा रखा है, तो हमारी सिक्योर्ड लाइबिलिटी है, तो उसको सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं, ताकि हमारी वो एसेट्स फ्री हो जाए। क्योंकि एसेट फ्री होगी तभी तो उसको बेच के हम पैसा ला पाएंगे। तो सबसे पहले हम सिक्योर्ड को पेमेंट करते हैं, जिसमें क्रेडिटर आता है और सिक्योर्ड लोन्स आते हैं, उनको पेमेंट कर देते हैं। उनको हम सेटलमेंट करते हैं। हमेशा जब भी पेमेंट करेंगे ना, तो इसको हम सेटलमेंट के थ्रू करेंगे, सेटलमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे। अब सेटलमेंट का मतलब क्या है? सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को 5 लाख देना है तो उसको 3 लाख में सेटल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी तो वाइंडिंग अप हो रही है, तो कोशिश करेंगे कम से कम लॉसेस हो, जल्दी से जल्दी हमारे डेप्ट जो है वो क्रेडिटर जो है उनकी पेमेंट हो जाए और सेटल हो जाए हर चीज़। इसके बाद क्या है हमारा, नोटिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर। फिर हम क्रेडिटर और शेयर होल्डर को क्या इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, सॉरी ये तो हो गया, नोटिफिकेशन तो हो गया। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड शुरू करते हैं। जैसे हमने जब सेल कर दिया एसेट्स को, अपने डेप्ट को भी कलेक्ट कर दिया, लिक्विडेटर को भी पेमेंट कर दिया, तो फिर हमारे पास क्या बचते हैं, फिर हमारे पास सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होते हैं उसको फर्स्टली पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम अनसिक्योर्ड को पेमेंट करते हैं। फिर जो पैसा बचता है उसको शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग। ये सब करने के बाद फिर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को जाती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब जिसने ऑर्डर दे रखा है, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कंपलसरी वाइंडिंग का, तो कोर्ट को रिपोर्ट जाएगी। या कोर्ट ने ऑर्डर दे रहा वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, तो जो हमारी एजीएम के जो मेंबर थे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो जो लोग हमने बुलाए थे, उन सब पे रिपोर्ट बना के सबमिट कर दीजिए कि रिजोल्यूशन का प्रोसेस किस तरह से चला है, ठीक है। और इस तरह से कंपनी पूरी डिसॉल्व हो जाती, खत्म हो जाती, कंपनी का नाम खत्म हो जाता है। और इसके बाद कंपनी एक रजिस्ट्रार को एक नोटिस दे देती है कि हमने अपनी कंपनी को डिसॉल्व कर लिया, हमारा नाम जो है कंपनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाए। तो फर्दर और हमेशा फ्यूचर के लिए वो कंपनी का कैंसिल हो जाता है, तो कंपनी के रजिस्ट्रार के एड्रेस से। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन वाइंडिंग अप के साथ जुड़कर आता है कि आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो कैसे करेंगे, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी कवर कर दी कि प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, सबसे पहले हम सिक्योर्ड लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं, फिर अनसिक्योर्ड को पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद प्रोपराइटर। उसके बाद हमारी जो ड्यूटी होती है वो, सॉरी, हम जो बंदा अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर की यही ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है सारे डेप्ट की भी पेमेंट हो जाए, सारा जो मतलब जहाँ से भी कैश आना है एसेट बेच के या फिर बैंक अकाउंट को क्लोज करके, वो सारा कैश भी आ जाए और ठीक से सब चीज़ें चलती रहे। अच्छा, इसकी तरफ से कोर्ट भी इसको ओवरलुक करती है, मतलब अगर कोर्ट ऑर्डर देती है तो कोर्ट बीच बीच में चेक भी करती है कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कोर्ट भी ओवरसाइट करती है इसको। अगर कोई भी शेयर होल्डर को ये महसूस होता है बीच की प्रक्रिया के अंदर कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, नोटिस दे सकता है। नोटिस देके पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी ली जाती है इसके अंदर कि कोई भी जो है वो चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा जब भी कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है तो पब्लिक रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटा दिया जाता है।
फिर फर्दर फ्यूचर में उस कंपनी के नाम से कोई भी बिजनेस नहीं होता है। अब है प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपलसरी वाइंडिंग। अगर हम कंपलसरी वाइंडिंग की बात करें तो इसमें कौन से प्रोविजंस होते हैं? इसमें सेम जो हमने प्रोविजन पीछे पढ़े हैं, वही लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है लेकिन कोर्ट से किया जाता है, वही सारे डेप्ट की पेमेंट होती है, फिर उसके बाद क्रेडिटर की पेमेंट होती है, डेप्ट से पैसा लिया जाता है, एसेट रियलाइज की जाती है, मतलब सेम प्रोसेस है लेकिन कोर्ट के निरीक्षण में सारा चलता है। ठीक है, सुपरविजन ऑफ द कोर्ट चलता है। अगर हम करें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर कोर्ट देती है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। जब भी हम क्रेडिटर की पेमेंट करने में इनेबल हो जाते हैं, यानी कि हम पेमेंट नहीं कर पाते, या हमने 2-3 साल से अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट ही नहीं पब्लिश की है, तब कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। इसके अलावा हमने अपनी एजीएम ही नहीं बुलाई 2-3 साल से, जबकि एजीएम साल में 2 बार और मिनिमम 1 बार बुलाना कंपलसरी है, लेकिन हमने एक भी एजीएम नहीं की है। इसके अलावा हमारे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमेशा जो प्रॉफिट आता है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि डिसीजन पावर उन्हीं के पास होती है इस वजह से। या फिर कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि कंपलसरी वाइंडिंग अप का टाइम आ गया है। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर 800-900 करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ने के बाद कोर्ट ने उसकी तरफ स्टेप लिया और उसका कंपलसरी वाइंडिंग अप दे दिया, क्योंकि उसका कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। इसके अलावा जो है, जहाँ पर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म कर रही हो कंपनी, तो इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बोर्ड ने बनाए उस रूल्स और रेगुलेशन को कंपनी ना मान रही, तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है कि अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहता है कि अगर आप वाइंडिंग अप प्रोसेस पूरा कर ले, तो कंपलसरी भी कर लें, वॉलेंट्री भी कर लें, ठीक है, और इसका प्रोसेस भी कर लें, इसी के साथ हर चीज़ अपने आप ही कवर हो जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन वॉलेंट्री वाइंडिंग अप आएगा तो आप इजीली इसको कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है, इनके ड्यूटीज क्या होती है, पावर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं डायरेक्टर के, और कब डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि डायरेक्टर कौन लोग होते हैं, किन लोगों को आप डायरेक्टर कहते हैं? बताइए डायरेक्टर कौन होते हैं कंपनी के? क्या डायरेक्टर कंपनी के मालिक डायरेक्टर होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं? सर जो कंपनी सर जो रन करते कंपनी हैं, रन करते हैं, मेजर शेयर होल्डर्स। और कोई? डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं। देखो, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं लेकिन सारे शेयर होल्डर फुल टाइम पार्ट टाइम इस तरह से समय नहीं दे पाते कंपनी को। कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। कुछ होते हैं जो हर डिसीजन में कंपनी के साथ चलते हैं। तो डायरेक्टर शेयर होल्डर में से ही चुने जाने वाले एजेंट होते हैं कंपनी के, जो बाकी लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं। मतलब कंपनी के जो और लोग और शेयर होल्डर जो है, जो कंपनी के मालिक हैं, सारे शेयर होल्डर कंपनी के मालिक ही होते हैं। जिसके पास जितने परसेंट शेयर है उतना परसेंट वो उस कंपनी का मालिक है। तो इनकी तरफ से कुछ लोगों को एजेंट के रूप में अपॉइंट किया जाता है जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। तो डायरेक्टर की पोजीशन क्या है? तो पोजीशन क्या है डायरेक्टर की, ये बताइए, लीगल पोजीशन। सर डायरेक्टर एज ट्रस्टी भी काम करता है, डायरेक्टर एज एम्प्लॉय भी काम करता है, डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर भी काम करता है, और एज अ एजेंट भी काम करता है, और ऑफिसर भी। हम्म तो डायरेक्टर को कंपनी में कई पोजीशन बताई गई, लीगल पोजीशन इसकी बताई गई है कि डायरेक्टर एजेंट भी है कंपनी का। एजेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी की तरफ से सारी जो मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे कंपनी को रिप्रेजेंट करना है वो डायरेक्टर ही करता है। अच्छा, डायरेक्टर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है एक ही व्यक्ति डायरेक्टर होगा, एक से ज़्यादा भी डायरेक्टर हो सकते हैं। तो कहीं पर भी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाली बात आती है तो वहाँ पे डायरेक्टर की ड्यूटी है एज ए एजेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी के सारे शेयर होल्डर के बिहाफ पर सारे डिसीजन जो है वो डायरेक्टर ही लेता है, इसलिए वो डायरेक्टर जो है कंपनी का एजेंट है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टर कंपनी का ट्रस्टी भी होता है। अब ट्रस्टी और एजेंट में क्या फ़र्क है? ट्रस्टी में और एजेंट में क्या फ़र्क है, ये बताओ।
तो जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई भी काम करता है। और ट्रस्टी? ट्रस्टी सर वो होता है जो होल्ड करता है, मैनेज करता है प्रॉपर्टी को, बेनिफिट अदर के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए। ट्रस्टी वो होता है जिसका ट्रस्ट कंपनी से जुड़ा होता है, मतलब जिसका ट्रस्ट कंपनी से जुड़ा हो, यानी कि जिसका खुद का फंड कंपनी में लगा हो, तो उसे हम ट्रस्टी कहते हैं। तो डायरेक्टर जो होते हैं ट्रस्टी होते हैं कंपनी की मनी के, प्रॉपर्टी के, पावर्स के और अकाउंट्स के, मतलब हर चीज़ की ट्रस्ट जो है उनके साथ जुड़ी हुई है कंपनी की। तो कंपनी के लिए अच्छे और बुरे डिसीजंस लेने की जिम्मेदारी कंपनी के ट्रस्टीज पे होती है, यानी कि जिनका इंटरेस्ट कंपनी से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये ट्रस्टी भी होता है कंपनी का डायरेक्टर जो है। अगर हम रियल सेंस में बात करें कि जो डायरेक्टर है वो लीगल ऑनर है ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का, मतलब कंपनी के बिहाफ पर कोई सेल एग्रीमेंट साइन करना है तो डायरेक्टर ही करेगा। ठीक है। इसके अलावा कंपनी के मान लो बिहाफ पर कोई परचेज एग्रीमेंट, मतलब कंपनी कोई लैंड परचेज कर रही है नया सेटअप, नया ब्रांच खोलने के लिए, तो सारे शेयर होल्डर जाकर साइन नहीं करते, कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करता है, वो कर रहा है डायरेक्टर, तो इसलिए वो ट्रस्टी भी है कंपनी का। अब डायरेक्टर एज अ ऑर्गेन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, अगर हम ऑर्गेन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी की बात करें तो डायरेक्टर ऑर्गेन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी कैसे है? कॉर्पोरेट बॉडी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉर्पोरेट बॉडी किसे कहते हैं। कंपनी एक कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी है, उसकी सेपरेट लीगल एंटाइटी है, वो अपने मालिकों से अलग अपनी पहचान रखती है, तो वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है। तो कॉर्पोरेट बॉडी को अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो डायरेक्टर है वो क्या है, उसका मालिक कहलाएगा उस कॉर्पोरेट बॉडी का, डिसीजन मेकर है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑर्गेन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी भी कहते हैं, यानी कि एक अंग है शरीर का। जैसे हमारे शरीर की बॉडी होती है तो बॉडी का हमारा अंग हाथ है, हमारे पैर है, हमारा मुंह है, हमारे आंखें हैं, ये हमारे ऑर्गेन्स हैं। उसी तरह से कंपनी का और कॉर्पोरेट बॉडी बोला जाए तो डायरेक्टर उसका एक ऑर्गेन, एक पार्ट है, या उसका ब्रेन कह सकते हैं, जो डिसीजंस लेने का काम करता है, इसीलिए इसको ऑर्गेन ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं। तो ये जो जितने भी हमने डायरेक्टर पढ़े हैं, ये आपको पोजीशन ऑफ डायरेक्टर में अगर कई क्वेश्चन पूछता है तो आप इन सबको कवर कर सकते हैं कि डायरेक्टर एजेंट भी है, ट्रस्टी भी है और ऑर्गेन भी है। ये तीन तरह के आपके जो है डायरेक्टर हो गए। इसके अलावा अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें कि डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या है, डायरेक्टर की पावर्स क्या क्या है, तो नॉर्मल सेंस में अगर कोई भी कंपनी का मालिक है तो उसकी ड्यूटी क्या होती है? आप बताओ, नॉर्मल सेंस में अगर कोई कंपनी का मालिक है, जैसे आप ही की अपनी कंपनी, तो आपकी क्या ड्यूटी रहेगी? आपकी कंपनी के लिए आपकी क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है? ये तो काफी इजी प्रश्न है। सर कंपनी को हमेशा प्रॉफिट में रखना। मतलब पहली ड्यूटी तो आपकी है कि कंपनी के लिए सही डिसीजंस लेना। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर। तो उसी तरह से डायरेक्टर की भी पहली ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर में आपका आता है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको इन्फॉर्म मैनर में लेना पड़ेगा, यानी कि आपको जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर है जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है उन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मान लो कोई फाइनेंशियल रिव्यूइंग कर रहे हैं आप स्टेटमेंट की, या मान लो कि आपने कोई भी डिसीजन लिया, उसके लिए सबसे पहले आप एजीएम बुला के उस प्रपोजल को पास कर लेंगे, फिर फर्दर डिसीजन लेंगे उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज द इंडिपेंडेंट जजमेंट, डायरेक्टर के पास एक पावर भी होती है कि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेने की पावर होती है डायरेक्टर के पास। इसके अलावा डायरेक्टर जो होते हैं ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी होती है इसकी। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी का मतलब है ईमानदारी से अपने काम को करेंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे डायरेक्टर जो है कि वो किसी एक पक्ष के लिए या किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए डिसीजन ले लेंगे जिससे डायरेक्टर का फायदा हो रहा है, कंपनी का कोई फायदा ही ना हो रहा, तो ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा वो अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करता हो, यानी कि मेजोरिटी शेयर होल्डर को तो फायदा हो रहा हो लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कोई फायदा ना होता हो, तो इस तरह के डिसीजन वो लेंगे नहीं। किसी भी अनऑथराइज प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ ऑथराइज प्रॉफिट को अर्न करेंगे जो लीगल प्रॉफिट है, इलीगल एक्टिविटीज की तरफ प्रमुख नहीं होंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर होती है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। कंपनी के जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं, जो कंपनी की स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाने में लिए जाते हैं,
तो सेटिंग द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, अप्रूविंग द मेजर डिसीजन, इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी, ये सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कंपनी के पॉलिसीज के जरिए जरूरी होते हैं, कंपनी के दिशा और निर्देश मतलब दिशा बताने के लिए जरूरी है। अब है ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ओवरसाइट करने की जिम्मेदारी भी डायरेक्टर की होती है, क्योंकि कंपनी हमेशा अपने एम्प्लॉयज से चलती है। एम्प्लॉयज को जब तक आप ठीक से दिशा निर्देश नहीं देंगे तो कंपनी चलेगी कैसे। इसलिए जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, जो करंट एम्प्लॉय के अगर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने तो उसकी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाना, या उनकी जो वर्किंग आवर्स है उनको ठीक से रेगुलेट करना है, वो सब। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, एक डायरेक्टर की ड्यूटी ये भी होती है कि वो रिस्क को मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप इसके जो डायरेक्टर की ड्यूटीज़ हैं सिर्फ 5 या 6 ड्यूटीज़ कर लो, सारी ड्यूटीज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5-6 ड्यूटी बहुत है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि राइट एंड ड्यूटीज़ का क्वेश्चन आएगा तो 5 राइट और 5 ड्यूटीज़ लिख दोगे, 3 पेज या 4 पेज भर जाएंगे, बहुत है इतने एग्जाम में लिखने के लिए। आइडेंटिफाई द रिस्क, सबसे पहले डायरेक्टर को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी डिसीजंस वो ले रहे हैं तो उसमें क्या रिस्क है, और वो रिस्क कंपनी के लिए अगर है तो उस तरह के डिसीजंस वो ना लें। अगर उससे कंपनी को प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो उस तरह के वो डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट, कंपनी में कोई भी क्राइसिस जैसे स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी भी डायरेक्टर्स की होती है। डायरेक्टर ऐसी पोजीशन में होते हैं कि वो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। अब है कंप्लाइंस एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी के ऊपर कोई केस हो जाता है तो उस केस में कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, डायरेक्टर ही करते हैं। तो ये लीगल एथिकल कंप्लाइंसेस भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना, फाइनेंशियल रेगुलेशंस करना, एथिकल कंडक्ट करना। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, अगर मान लो एक फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी तो डायरेक्टर ही करेंगे कंपनी की, ठीक है। कंपनी के कोई भी ऐसे मतलब इवेंट है जैसे एजीएम है, ईजीएम है, इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी भी डायरेक्टर की होती है। तो ये ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट हो गई। कोई 5 ड्यूटी आप इसकी बस तैयार कर लो, ज़्यादा ड्यूटी तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट याद कर लो। फिर है पावर्स ऑफ डायरेक्टर। अगर हम डायरेक्टर की पावर्स की बात करें तो डायरेक्टर के पास क्या पावर्स होती है, तो पहली पावर डायरेक्टर के पास है कि डायरेक्टर के पास वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट का मतलब ये है कि जब भी एजीएम में या कोई बजट पास किया जा रहा है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाई जा रही है, तो उसमें डायरेक्टर अपना वोट दे सकता है। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है। जैसे कंपनी का सीईओ अपॉइंट करने की पावर डायरेक्टर के पास होती है, कोई मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, ये सब अपॉइंट करने की पावर भी डायरेक्टर के पास है। इसके अलावा डायरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज, कमिटीज बना सकता है, जैसे वर्क रिलेटेड कमिटी, या वर्क को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, ये सब डिसीजंस के लिए कमेटी बनाने की जिम्मेदारी भी डायरेक्टर की है। कैपिटल डिसीजन, कौन सा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होना है, ये सब जिम्मेदारी डायरेक्टर की रहती है। सेटिंग ऑफ कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी को सेटअप करना, और कहीं पर किसी अमेंडमेंट करनी है किसी बाय लॉज की, जैसे एमओए और एओए कंपनी के लिए दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या फ़र्क है, आप बताओ क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या फ़र्क है। सर एमओए जो होता है वो प्रिंसिपल्स बताता है, उसकी राइट्स और ऑब्जेक्ट स्कोप क्या होता है, और जो एओए जो होता है वो उसका पर्पस बताता है। मैं थोड़ा सा बताया तो बाकी इसको ना अगली क्लास में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे एमओए क्या होता है, एमओए ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो इसलिए बनाया जाता है कि कंपनी की जो रूल्स होंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कंपनी का, वो किस तरह से होगा, उसके फंडामेंटल जो मतलब जिस पर्पज से कंपनी तैयार की जा रही है वो एमओए में लिखा जाता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उनको मैनेज करने के लिए लिखा जाता है, मतलब उसमें वो रूल्स होते हैं जिसको कंपनी अपने डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेगी। बाकी इसको अब जब हम अभी नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप इसको पढ़ लेना। इसके अलावा और है आपका लाइबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर की लाइबिलिटीज क्या होती है, हमने पावर पढ़ लिया, ड्यूटीज पढ़ ली, अब इसकी लाइबिलिटीज पढ़ लेते हैं। जो भी ज्वाइन करता है क्लास को अपने नाम से ज्वाइन करें, क्योंकि नाम से ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर मैं को एंटर दूंगा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं लगता कौन क्लास को ज्वाइन कर रहा है, अजीब अजीब से नाम से आप ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा है सिविल लाइबिलिटीज।
लाइबिलिटीज में दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, एक होती है हमारी सिविल लाइबिलिटीज और दूसरी कौन सी लाइबिलिटीज होती है हमारी? क्रिमिनल लाइबिलिटीज। क्रिमिनल लाइबिलिटीज। डायरेक्टर की दो लाइबिलिटीज। अब सिविल लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो कंपनी के बिहाफ पर किसी भी तरह का कोई सिविल मैटर्स हो जाता है। सिविल मैटर में आपकी जो होती है, जैसे मान लो कि कोई ज़मीन का विवाद हो गया या किसी को सेल परचेज एग्रीमेंट में कुछ ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह की जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है, क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजन डायरेक्टर ले रहा है, कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को रिप्रेजेंट करने की। तो ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी, अब ये जो वर्ड है फिड्यूशियरी ड्यूटीज, ये फिड्यूशियरी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका? फिड्यूशियरी ड्यूटी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि कंपनी का डायरेक्टर क्यों बनाया है, कंपनी का डायरेक्टर शेयर होल्डर ने बनाया है, और किस लिए बनाया है, इसलिए बनाया है शेयर होल्डर ने कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट को गुड फेथ में सभी शेयर होल्डर की तरफ से ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ कंपनी के इंटरेस्ट को प्रेजेंट करे डायरेक्टर। लेकिन अगर डायरेक्टर इसमें से किसी भी चीज़ को ब्रीच करता है, जैसे अपने फायदे के लिए कंपनी को फंसा देता है किसी और स्कैम में या किसी और तरह से, तो वहाँ पे डायरेक्टर अपनी जो फिड्यूशियरी ड्यूटी है उसको वायलेट कर रहा है, उसके खिलाफ सिविल एक्शन हो सकता है। अच्छा, डायरेक्टर की एक और ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ केयर। कोई भी एग्रीमेंट जो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर साइन कर रहे हैं या कर रहा है डायरेक्टर साइन, उसमें ड्यूटी ऑफ केयर उसको प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसको ध्यान रखना चाहिए कोई भी ऐसा गलत एग्रीमेंट वो कंपनी के बिहाफ पे साइन ना कर ले जिससे फ्यूचर में कंपनी को लॉसेस बेयर करने पड़े। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के प्रति हमेशा लॉयल रहे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कंपनी को कोई भी तरह का नुकसान हो सकता है, कोई इलीगल एक्टिविटी में कंपनी को फंसाए या इलीगल एक्टिविटी में कंपनी को इन्वॉल्व करे। इसके अलावा नेग्लिजेंस, डायरेक्टर की एक और लाइबिलिटी है कि वो नेग्लिजेंस ना करे, अगर वो नेग्लिजेंस करता है तो इसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि नेग्लिजेंस के लिए तो कंपनी ने डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया है। इसके अलावा है कॉरपोरेट मिसमैनेजमेंट, अगर डायरेक्टर कहीं पर भी कॉरपोरेट मिसमैनेजमेंट करता है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इससे डिस्टर्ब हो जाती है या कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, कहीं पर भी डायरेक्टर अगर फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो डायरेक्टर की पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी, सिविल लाइबिलिटी बन जाएगी, कंपनी की नहीं बनेगी, क्योंकि कंपनी ने डायरेक्टर को फ्रॉड करने के लिए थोड़ा ना अपॉइंट किया था, लेकिन डायरेक्टर फ्रॉड करता है तो कंपनी इसके ऊपर केस करेगी। डेरिवेटिव लॉ सूट, मान लो कोई भी लॉ सूट है जो कंपनी के ऊपर चल रहा है लेकिन उसमें फॉल्ट डायरेक्टर का है, तो ऐसे लॉ सूट को कंपनी डायरेक्टर के ऊपर ट्रांसफर कर देगी। वायलेशंस ऑफ कॉपरेटिव बाय लॉ, मतलब कंपनी ने कोई कॉपरेटिव लॉज बना रखे, बाय लॉज फ्रेम कर रखे, एमओ में कुछ कंडीशंस मेंशन कर रखी, उस कंडीशन को उसने अवॉइड कर दिया, ठीक है, उन कंडीशन को बाईपास करके उसने किसी चीज को परफॉर्म कर दिया, तो उसमें उसको वायलेशंस ऑफ बाय लॉज के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। ब्रीच ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूटी, वो अपनी स्टैच्यूटरी ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, जो उसकी बेसिक ड्यूटीज हैं उनको ब्रीच कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। अब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को कब डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, तो कब डिसक्वालीफाई कर सकते हैं आप डायरेक्टर को? जितनी भी हमने अभी चीजें पढ़ी जहाँ पे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो रहा था, उन सब चीजों के लिए डायरेक्टर को हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच करता है, जहाँ पे कंपनी के बिहाफ पर किसी गलत एग्रीमेंट को डायरेक्टर साइन कर लेता है लेकिन अपने पर्सनल इंटरेस्ट में करता है, तो वहाँ पर डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। जहाँ पर डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो जाए, पर डायरेक्टर के पास पैसा ना बचे, उसकी पर्सनल एसेट वगैरह बिक जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वहाँ पर भी हम डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। जहाँ पे डायरेक्टर को ऐसा कोई ऑर्डर कंपनी की एजीएम पास कर दे कि इस डायरेक्टर को हटाना है, तो उस डायरेक्टर को 6 महीने का नोटिस देके हटाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई ऑफेंस प्रूव होना चाहिए, मतलब किसी इलीगल स्कैम एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उसके खिलाफ ऐसा चीज पास हो सकती है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एट लेंथ। तो अल्ट्रा वायर्स क्या होता है ये बता। बियॉन्ड द पावर। अब किसकी पावर को बियॉन्ड कर रहे हैं?
सर जो भी कंपनी के अंदर उसकी पावर्स है उससे बाहर जाके कोई काम करना। तो कंपनी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कहाँ पे लिखे हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं। जो कंपनी के बायलॉज हैं उन बायलॉज को हम कभी भी टाप नहीं सकते, मतलब उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकते। मान लो एक कंपनी सिविल एविएशन के बिजनेस में है, मतलब जहाज वगैरह के बिजनेस में है, लेकिन वो अपने बिजनेस के बायलॉज को छोड़कर रेलवे के बिजनेस में आना चाहती है, तो उसके एमओ के खिलाफ हो गया। अगर वो ऐसा करती है तो ये क्या कहेगा, अल्ट्रा वायर्स कहलाएगा। यानी कि उसने अपने आप बनाए गए कानून को ब्रीच करके दूसरे में एंटर कर लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक लीगल प्रिंसिपल है पर्टेन टू द एक्शन एंड द पावर ऑफ द कंपनी एज आउटलाइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मान लो एक मैप है, मान लो इंडिया का फिजिकल मैप है, ऐसा फिजिकल मैप है इंडिया का, ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है, इधर गुजरात है, इधर बांग्लादेश है, सॉरी बंगाल है। अगर हम इस बाउंड्री को क्रॉस करके नेपाल में जाना चाहते, चलो वो तो ओपन बॉर्डर, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में एंटर करना चाहते हैं, बांग्लादेश में, चाइना में एंटर करना चाहते हैं, तो हमें पासपोर्ट चाहिए, साथ में वीज़ा भी चाहिए। अगर हम बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के उस कंट्री में घुस जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा। अगर हम मान लो चाइना में बिना पासपोर्ट वीज़ा के घुस जाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे। यस सर। तो इलीगल इमिग्रेंट ही है अल्ट्रा वायर्स। इसको ऐसे ही समझ लो कि हमने जो अपने प्रिंसिपल डिसाइड करें एमओए में, अगर हम उसको छोड़कर उसको उस नियम को खुद ही तोड़ रहे हैं, मतलब हमने खुद अपने लिए नियम बनाए, एमओए के अंदर लिखे हैं कि हमें ये काम करेंगे, हमारे इस तरह का बिजनेस रहेगा, हम इतनी कैपिटल में काम करेंगे। मतलब हमने 5 लाख कैपिटल अपने लिए डिसाइड कर ली कि 5 लाख कैपिटल तक बिजनेस करेंगे, लेकिन हमने उसको ब्रीच करके कर दिया बड़ा, बिना एजीएम में पास किए, बिना सबको भरोसे में लिए, तो उसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एड्रेस करता है सिचुएशन वेयर अ कंपनी इंगेज इन द एक्टिविटी और एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑथराइज पावर एज डिफाइंड इन एमओए। तो एमओए में जो डिफाइंड है केवल हम उसी के अंदर ही काम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। उससे बाहर जाते हैं तो उसको अल्ट्रा वायरस कहते थे। तो की पॉइंट क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को, किन किन चीज़ों से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अल्ट्रा वायरस हो रहा है, यानी कि आपने लिमिट को क्रॉस करें। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये उसकी लाइन है, उस लाइन से आप क्रॉस कर रहे हो लेकिन आपके पास ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप इलीगल इमिग्रेंट हो गए। इलीगल मतलब आपने वहाँ पे पास कर लिया बॉर्डर को, तो आपको उस देश में सज़ा मिलेगी। तो उसी तरह से एमओए कि हमारी एक फिजिकल बाउंड्री, मतलब हमारी एक मैप आउटलाइन बाउंड्री है, उसको हम ब्रीच करके किसी और काम को करने लगते हैं जो हमारे एमओए में नहीं लिखा है, तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा जो वर्ड है इसी से समझ जाना कि हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। तो पहला है स्कोप ऑफ ऑथराइजेशन पावर। अगर हम अपनी ऑथराइजेशन पावर को ब्रीच करते हैं, जैसे हमारा मेमोरेंडम एसोसिएशन हमें कुछ ऑथराइजेशन ऑब्जेक्टिव देता है, एक्टिविटीज़ देता है, पावर देता है, और हम उसको ब्रीच कर रहे हैं और ब्रीच करके एक्स्ट्रा वर्क मतलब कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में आ जाता है। वाइड एंड अनफोर्सिबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने अपने लिए खुद ही वर्ड बनाई है, मतलब वर्ड समझते हो क्या होता है, शून्य, नॉट बाइंडिंग, जो हम करने करेंगे नहीं, हमने ऐसा खुद ही बोला है और फिर हम उसी को ब्रीच कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका किसमें, अल्ट्रा वायर्स में। प्रोटेक्शंस ऑफ शेयर होल्डर, ये अल्ट्रा वायर्स का प्रिंसिपल इसलिए भी बनाया ताकि शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी कंपनी ने मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के नाम पर कैपिटल रेज कर लिया, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ो, टेक्सटाइल बिजनेस करने के नाम पर शेयर कैपिटल पब्लिक से रेज कर ली, लेकिन अचानक से उसको बीच में ऐसा महसूस हुआ कि टेक्सटाइल बिजनेस थोड़ा लो जा रहा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं। लेकिन शेयर होल्डर ने अपना पैसा क्यों लगाया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लगा रखा है ना, उनको तो एमओए जो दिया गया था उसमें यही लिखा था हम टेक्सटाइल बिजनेस करेंगे, लेकिन आपने अपने बिजनेस को चेंज कर लिया और शेयर होल्डर को इन्फॉर्म नहीं किया, उनसे अप्रूवल नहीं लिया, तो पैसा तो उनका लगा हुआ है, लॉस होगा तो उनका ही हो रहा है। तो इसलिए उनको इंटरेस्ट में लिया जाना जरूरी है, मतलब उनको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रीच कर रहे हैं, आप अल्ट्रा वायर्स कर रहे हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये एक्सेप्शंस एंड द रेमेडी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे हम अल्ट्रा वायर्स तो करते हैं लेकिन हमें सजा, मतलब उसको अल्ट्रा वायर्स माना नहीं जाता, उसकी कोई सजा नहीं है। जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के बेनिफिट के लिए
या लॉसेस को कवर करने के लिए या लॉसेस को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी हो, वहाँ पे अल्ट्रा वायरस के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। मतलब अल्ट्रा वायरस अलाउड है, कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, कंपनी को फायदे के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम सत्ता पलट रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल बिजनेस से प्लास्टिक में जा रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रीच का ही फायदा इंटरेस्ट सभी शेयर होल्डर को होना है। इवॉल्विंग द लीगल लैंडस्केप, कोई भी हमने अपना लिए जुरिडिक्शन डिसाइड की थी, ठीक है, लेकिन उस जुरिडिक्शंस के अंदर हमने कुछ छोटे मोटे फेरबदल कर लिए जो ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी थे, मतलब उस समय बिजनेस करने के लिए जरूरी थे, उस वजह से हमने ऐसा कर लिया, तो उस अल्ट्रेशन को अलाउड कर लिया जाता है, उसको अनऑथराइज नहीं माना जाता। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी कंप्लीट हो गया आपका। इसमें सिर्फ इतना ही समझ लो कि जो एमओए में आपने जो अपने लिए प्रिंसिपल डिसाइड किए, उस प्रिंसिपल को कभी आप ब्रीच करते हैं तो वो आपके डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में चले जाते हैं। अब है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। जो मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन दिए उन्हीं सबको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोस्पेक्टस क्या है, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीज मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो हु आर लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट के लिए कौन लायबल है, एक्सप्लेन करना है आपको सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ सच स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के अंदर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस बताओ कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बताओ प्रोस्पेक्टस क्या है। सर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिस्क्राइब होता है कंपनी कंपनी की सिक्योरिटी, जो सब सेल्स होते हैं जो बेचे जाते हैं उस टाइम पे ये सारा प्रूफ के लिए होता है। आप सबने लॉ कोर्स में जब एडमिशन लिया था तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिला होगा कॉलेज की तरफ से। जी सर, बिल्कुल मिला था, जिसमें कॉलेज के बारे में बताया हुआ था कि कॉलेज कैसा है और वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है, किस किस में वो पार्टिसिपेट कर चुका है अब तक। क्या क्या उसके अचीवमेंट्स हैं जी सर। और क्या उसके रूल्स है, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस भी उसके अंदर लिखे होंगे और कॉलेज के कोर्सेज भी उसके अंदर लिखे होंगे, जैसे BLLB, BCom LLB या BBA या कोई और XYZ कोर्स जो कॉलेज करवा रहा होगा, उन सब के बारे में लिखा होगा। उस कोर्स के अंदर एंट्री करने के लिए क्या कंपलसरी एजुकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब आपका लिखा होगा। तो इसी तरह से अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में और शेयर होल्डर से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगवाती है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने तक लाने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करता है ताकि स्टूडेंट को पता लगे कि एक्चुअली वो किस वातावरण में जा रहे हैं आगे और उनको क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ मिलेगी ताकि वो चूज कर पाए अपने लिए बेटर कॉलेज और अच्छा कॉलेज। इसलिए प्रोस्पेक्टस एक तरह से उसका क्या कह सकते हैं, इनसाइड इनसाइड क्या कहते हैं, तो इनसाइड व्यू है, मतलब वो किताब देख के हम समझ जाएंगे कॉलेज में क्या मिलने वाला है, उस तरीके से। तो उसी तरह से जब कंपनी अपने शेयर इशू करने की कोशिश करती है, पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर का ओपन करती है मार्केट में, तब उसको प्रोस्पेक्टस निकालना होता है। तो उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी 3-4 चीजें बताती है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना वो पैसा मांग रही है, मतलब जैसे 5 लाख टर्नओवर की कंपनी है, अपने आप को 10 लाख की बनाना चाह रही है तो 5 लाख पब्लिक से वो शेयर मंगवा रही है। उस प्रोस्पेक्टस में वो ये भी मेंशन करती है कि जो पैसा लिया जाएगा पर शेयर कितना लिया जाएगा। आईपीओ आईपीओ निकलता है सरकारी कंपनियों का, तो उसके लिए भी प्रोस्पेक्टस आता है कि आईपीओ कितने रेट का होगा, इसलिए। तो उसमें ये भी बताते हैं वो कि हम पैसा जो ले रहे हैं, मान लो कि पर शेयर 100 रुपये ले रहे हैं, तो 100 रुपये हम लेंगे कैसे, इकट्ठे नहीं लेंगे आपसे, हम लेंगे कुछ पैसा आपसे एप्लीकेशन पे, कुछ पैसा लेंगे आपसे जब शेयर अलॉट करेंगे, कुछ पैसा ले लेंगे हम फर्स्ट कॉल पे, कुछ पैसा ले लेंगे फाइनल कॉल और सेकंड कॉल पे, और बाकी जो पैसा बचेगा वो फाइनल कॉल पे आपसे ले लेंगे। मतलब दो दो तीन तीन, मतलब 100 रुपये में मतलब 10 रुपये ले लिए एप्लीकेशन पे, फिर 10 रुपये ले लिए अलॉटमेंट पे, फिर 20 रुपये ले लिए फर्स्ट कॉल पे, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, एक कंपैरेसिव डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए। अब 3 तरह के लोग हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनमें तीनों में क्या फर्क है ये बताओ। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, डिवेंचर होल्डर
वो लोग होते हैं जो किसी सर्टेन इंटरेस्ट पे कंपनी को पैसा देते हैं। इसमें टाइम लिमिट फिक्स होती है, जैसे 10% डिवेंचर, यानी कि हर साल डिवेंचर को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें टाइम लिमिट भी फिक्स होती है कि 5 साल बाद डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे। रिडीम मतलब उनका पैसा वापस मिल जाएगा और हर साल उनको इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिनको शेयर होल्डर जैसे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे बोनस शेयर मिल सकते हैं, लेकिन ये भी शेयर होल्डर नहीं है, मालिक नहीं है कंपनी के, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर के जैसे इनका प्रेफरेंसेस है, लेकिन शेयर होल्डर नहीं। इन पे भी लिखा होता है 2% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कि 2% से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 5 साल बाद आपका शेयर जो है रिडीम हो जाएगा और आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस तरह के 3 तरह के होते हैं। इन तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट को कंपनी में लाने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है, उसको कंपनी तक लाने के लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन लिखी जाती है, कंपनी के ऑपरेशन मैनेजमेंट को बताया जाता है, करंट कंपनी की सिक्योरिटीज कितनी है ये बताई जाती है, और पर्पस क्या है, क्यों कंपनी अपना शेयर बढ़ाना चाहती है मार्केट के अंदर। तो प्रोस्पेक्टस एक टिपिकली जो है कंपनी का ओवरव्यू है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, रिस्क फैक्टर है, यूज ऑफ प्रोसीड्स है, मतलब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखे जाते हैं। जो भी शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं कि शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट रहेगा, क्या क्या रिस्क रहेगा, वो सब लिखा जाता है इसके अंदर। सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड, सिक्योरिटीज क्या मिलेंगी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिवेंचर को, वो सब इसके अंदर। और लीगल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी में अगर शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं मिलता तो कंपनी में शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो शेयर होल्डर को कैसे पेमेंट होगी, तो एसेट बेच के जो पैसा आएगा उसमें शेयर होल्डर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब उसमें लिखा जाता है प्रोस्पेक्टस में। सब्सक्रिप्शन के डिटेल होते हैं, कितना पैसा अलॉटमेंट पे लेंगे, कितना पैसा एप्लीकेशन पे लेंगे, कितना फर्स्ट कॉल पे लेंगे, कितना सेकंड कॉल पे लेंगे, ये सब लिखा जाता है। मार्केट इन्फॉर्मेशन भी होती है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की मार्केट के अंदर, ये हो गया। अब कोई भी अगर मिस स्टेटमेंट कर दे, मतलब अपना शेयर सबको बेचना है मार्केट में, मान लो कोई कॉलेज ही है झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोस्पेक्टस में, तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, सिविल या क्रिमिनल एक्शन कुछ हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मेरी इस समय मार्केट में स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे और पैसा चाहिए मार्केट से, तो मैं झूठा प्रोस्पेक्टस मैंने जारी कर दिया। उसमें लिख दिया कि मैं 100 करोड़ के प्रॉफिट में चल रहा हूँ अभी, जबकि हकीकत में मैं 10 करोड़ के लॉस में चल रहा था। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि अगर मुझे ये पैसा मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट में आ जाऊँगा, बस मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, मतलब एक क्लिक की ज़रूरत है, और वो क्लिक मुझे जब भी मिलेगा जब ये लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दे तो मैंने उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए झूठ झूठ प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि मैं 100 करोड़ के फायदे में हूं, जबकि मैं 10 करोड़ के लॉस में था। तो क्या मेरे खिलाफ कोई भी सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी कुछ बनेगा? यस सर, डैमेज यस फॉर सर। फ्रॉड भी बनेगा सर आपके ऊपर। क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन चाहे कंपनी करे, चाहे कोई इंडिविजुअल करे, कोई डायरेक्टर करे, कोई शेयर होल्डर करे, तो कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तो केस बनता ही है। तो उसी तरह से प्रोस्पेक्टस में भी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उसमें केस बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। उसके लिए मिस स्टेटमेंट कोई भी लिखी जाएगी तो उसको लीगल और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सजा मिलेगी, मतलब जितने भी उसने ब्रीच ऑफ जो भी किया है, किसी भी रूल का वायलेशन किया है, उस रूल के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में सिविल और क्रिमिनल दोनों लाइबिलिटीज बनती हैं। अगर हम सिविल लाइबिलिटी की बात करते हैं इसके अंदर, तो सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है, जो भी मिस स्टेटमेंट है केस के अंदर, उसके अंदर एक कोर्ट में आपका सिविल का केस चल जाएगा। शेयर होल्डर या जो भी स्टेक होल्डर है जिसका इंटरेस्ट प्रभावित हुआ है, वो आपके खिलाफ केस कर देगा, उस केस को कंपनी लड़ती रहेगी और कोर्ट उसमें फाइनल डिसीजन दे देगी। ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल लाइबिलिटी, अगर मिस स्टेटमेंट से क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करें तो क्रिमिनल लाइबिलिटी कब बनेगी? क्रिमिनल लाइबिलिटी जब बनेगी जब आपका सेक्शन 63 का ब्रीच होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। सेक्शन 63 क्या कहता है? तो एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द prospectus that contain any statement that is incorrect, misleading in any form in which it is contained, or where any inclusion or omission, if any matter is likely to mislead, is responsible for fraud। अगर कोई भी मिसलीड इंफॉर्मेशन, कोई भी गलत जानकारी, कोई भी गलत चीज शामिल की जाती है प्रोस्पेक्टस में तो वो फ्रॉड कहलाएगी। और फ्रॉड क्या है? ओमिशन है, कंसीलमेंट है किसी भी फैक्ट का, तो ये अनफेयर एडवांटेजेस देता है। तो इस वजह से शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को कुछ लॉस हो सकता है, तो उस लॉस के लिए आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बन सकती है।
अब पनिशमेंट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फाउंड गिल्टी ऑफ द फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, उसको 10 साल की सजा हो सकती है, मिनिमम 6 महीने की। 6 महीने से कम होगी नहीं, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम सजा 10 साल की। ही विल ऑल्सो फेस अ फाइन, उसको साथ में फाइन भी लग सकता है कोई भी ऐसा फ्रॉड करता है तो। अब है एग्जेम्पशन, क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन कब हो सकती है? कि जब उसने गुड फेथ में, देखो कहीं पर भी एग्जेम्पशन की बात करें तो गुड फेथ, जहाँ पे ट्रू फाइंडिंग वो दे रहा है तो वहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। मतलब उसको नहीं पता था कि कंपनी 10 करोड़ के लॉस में 10 लाख के लॉस में चली गई, उसको तो यही पता था जो उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी कंपनी की तरफ से कि हम इवन फायदे में चल रहे हैं, उसने वही बोल दिया, तो उसकी तरफ से फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन माना नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें रेमेडीज भी हो सकती है मिस रिप्रेजेंटेशन में, रेमेडीज भी हैं, रेमेडीज हो सकती हैं सिविल लाइबिलिटी के लिए, जैसे रिवोकेशन टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आपको पता लगे कि कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन आपने कर दी है, तुरंत आप एक पब्लिक जर्नल पर मतलब कुछ ऐसा कर दो कि पब्लिक में उस चीज़ को प्रकाशित कर दो, सबके नॉलेज में आ जाए, या रिफंड कर दो उनका पैसा जिससे आपने पैसा लिया, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। जहाँ पर कोई भी डैमेजेस आपके ऊपर फ्रॉड से क्लेम हो रही है, उस डैमेजेस की आप पेमेंट कर दो। मतलब शेयर होल्डर ने बोला है कि मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ, 10 लाख की पेमेंट कर दो, तो कोई केस नहीं बनेगा आपके ऊपर। तो ये रेमेडीज है। अब आ गया आपका, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है प्रमोटर, क्वेश्चन नंबर 5, हु आर प्रमोटर, एक्सप्लेन देयर पोजीशन वाइज द कंपनी। कंपनी कंपनी में क्या पोजीशन होती है प्रमोटर की? तो पहले शब्द तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं। तो कौन लोग होते हैं प्रमोटर, बताइए। और सर जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, हम्म ये कंपनी जो भी एक्टिविटी करती है उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रमोटर्स कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका काम कंपनी को प्रमोशन देना है। देखो कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है तो वो उसका शेयर कौन खरीदेगा? नई कंपनी को तो कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, उसमें क्यों अपना सॉरी, क्यों अपना पैसा लगाएंगे? उसके पीछे एक प्रमोटर चाहिए। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, हर्षद मेहता वाली एक फिल्म आई थी, उसमें हर्षद मेहता क्या करता था, जो नई कंपनी आती थी मार्केट में उनके शेयरों को बिकवाने की जिम्मेदारी लेता था, कंपनी से पैसा लेता था कि हम आपके शेयर कंपनी में, चाहे वो झूठ बोल के सच बोल के शेयरों के भाव बढ़वा देता। पहले नया शेयर इंट्रोड्यूस हुआ 10 रुपए का, 2-3 दिन में उसका भाव इतना चढ़ जाता था कि वो 50 तक पहुंच जाता था। फिर उसके बाद मार्केट की ओरिजिनल कंडीशन जब आती थी तो वो शेयर फिर गिर जाता था, लॉस हो जाता था शेयर होल्डर को, लेकिन उस बीच में हर्षद मेहता अपना प्रॉफिट ले लेता था। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के प्रमोशन में काम करते हैं। ये कंपनी के मतलब स्टेबल पार्टनर्स होते हैं एक तरीके से। मतलब ये नहीं होता कि एक प्रमोटर है जैसे फिल्म में दिखा दिया 2-3 महीने में वो प्रॉफिट कमा के निकल गया, ऐसा नहीं होता। प्रमोटर लॉन्ग रन तक कंपनी के साथ चलते हैं, ये उसके एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये अलग अलग शेयर होल्डर जो मार्केट के मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं उन तक कंपनी का प्रोफाइल पहुंचाते हैं। मतलब कंपनी की विज्ञापन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की रहती है। मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करने का काम करते हैं ये उस हर जगह तक ले जाते हैं जहाँ से फंड रेज हो सकता है, कंपनी का जो बिजनेस है प्रमोट हो सकता है। तो प्रमोटर जो है सेक्शन 269 के अंदर डिफाइन है, जिसमें बोला गया है कोई भी पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो, जो आइडेंटिफाइड होता हो कंपनी के थ्रू, ये कंपनी का प्रमोटर। प्रमोटर एक व्यक्ति नहीं होता, एक एजेंसी होती है जिसका काम, जो स्टॉक मार्केट में सेबी में रजिस्टर्ड होती है, प्रमोटर सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं और वो कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब कंपनी की मार्केट जो इमेज होती है उसको बिल्ड करने का काम करते हैं। तो पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेयर एज द शेयर होल्डर डायरेक्टर अदरवाइज। ना तो ये शेयर होल्डर होते हैं, ना ये डायरेक्टर्स होते हैं, ना कोई और होते हैं, ये होते हैं प्रमोटर। मतलब इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट कंपनी में नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि इनको प्रमोट करने से पैसे मिलते हैं। तो पर्सन हु अरेंजमेंट विद दोज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी अकाउंटमेंट एक्ट। अब प्रमोटर के टाइप कौन कौन से हैं? पहला है प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर वो लोग होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं सेबी के अंदर, इनकी जो कंपनी होती है, ठीक है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करती है जो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद ये कुछ कंपनीज के साथ मिलकर उनकी प्रमोशन के लिए काम करते हैं। मतलब ये रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं मार्केट के। ऑक्यूपेशनल प्रमोट सॉरी ओकेशनल प्रमोटर, जो नॉर्मली प्रमोटर होते नहीं है लेकिन कई कंडीशन पे वो प्रमोटर की तरह रोल प्ले कर लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी पहले से सेट, जैसे रिलायंस पहले से सेटअप कंपनी थी। जब मुकेश अंबानी नया आईडी लेके आए जियो का, तो उन्होंने जियो को लॉन्च करना था, तो रिलायंस के प्लेटफॉर्म का यूज करके उन्होंने जियो को लॉन्च किया। तो जो रिलायंस का प्लेटफॉर्म था वो प्रमोटर का रोल प्ले कर रहा था, तो इसे ओकेशनल प्रमोटर कहते हैं। नॉर्मली ये प्रमोटर नहीं होते, लेकिन प्रमोटर जैसा रोल प्ले करते हैं। और कई मामलों के अंदर गवर्नमेंट भी प्रमोटर का रोल प्ले करती है। जैसे अगर आपको याद होगा, जब जियो की लॉन्चिंग हुई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री गए थे उसको लॉन्च करने के लिए, और प्रधानमंत्री ने गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म का यूज कर कर उसको प्रमोट किया था जियो को। उसके पीछे रीजन ये दिया गया कि हम फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी लाना चाहते हैं, यानी कि सस्ता नेट और सस्ता जो मोबाइल है वो सबके रीच में लाना है। इस वजह से गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट कर रही है जियो को। जैसे आपको याद भी होगा अगर, तो जियो के आने से पहले 300 रुपये का 1 GB डाटा मिलता था मोबाइल यूजर्स को। फिर बाद में वो घटते घटते 200 रुपये का हुआ। और फिर जियो के आने के बाद तो आपको पता है कि 1 GB रोज ही मिल रहा है। पहले तो एक महीने की वैलिडिटी 1 GB 300 रुपये का आता था। तो इस वजह से गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही थी। तो गवर्नमेंट भी ऐसे प्रमोटर रोल प्ले करती है कई बार। अब प्रमोटर के राइट्स क्या होते हैं या ड्यूटीज क्या होती हैं इनकी, तो राइट्स टू रिकवर इनिशियल एक्सपेंसेस। तो प्रमोटर का एक राइट है कि वो इनिशियल एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हैं। मतलब प्रमोशन करने में कोई खर्चा हो रहा है, जैसे उन्होंने कोई टीम लगा रखी है, वो खुद भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो उस खर्चे को वो इससे वसूल सकते हैं। किससे वसूल सकते हैं? जिस कंपनी की वो प्रमोशन कर रहे हैं। राइट टू रिसीव प्रपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर। अगर कोई को प्रमोटर है जिसके साथ, फॉर एग्जांपल मान लो एक एजेंसी को कंपनी ने प्रमोशन के लिए अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन उसके साथ मिलकर दूसरा व्यक्ति जो है वो को प्रमोशन का काम कर रहा है, तो को प्रमोटर जो है अपने प्रमोटर से, जो मेन प्रमोटर है, उससे पैसा वसूल कर सकता है। रेमोस्ट्रेशन कई बार सैलरी भी होती है, प्रमोटर की कई बार सैलरी होती है। कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उनकी सैलरी फिक्स कर देते हैं, तो वो सैलरी ले सकते हैं कंपनी से। अब प्रमोटर के काम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं प्रमोटर के, तो पहला तो यही होता है कंपनी को ये प्रमोशन का आइडिया देते हैं, किस तरह से कंपनी प्रमोट होगी, क्योंकि कंपनी को प्रमोट करने के लिए इनको रखा जाता है। इसके अलावा कुछ डिसीजंस भी लेते हैं ये प्रमोटर। जैसे नई कंपनी मार्केट में आ रही है तो उसको अपना नाम डिसाइड करना है, तो कंपनी का नाम उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह का वो काम करने जा रही है उसके अकॉर्डिंग नाम का सजेशन भी प्रमोटर दे सकते हैं। कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस भी ये लोग सजेशन दे सकते हैं कि भाई इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस लोकेशन में होगा तो ज़्यादा कंपनी अच्छी तरह चलेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे बॉम्बे के अंदर कुछ कमर्शियल प्लेसेस होंगे जहाँ पर कंपनियों को नॉर्मली अपने हेड ऑफिस बनाने से प्रॉफिट होता है, तो ये प्रमोटर उनको आइडिया दे देते हैं। इसके अलावा शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट रेज करना है, पब्लिक से कितना पैसा लेना चाहिए, ये बैंकर्स, मतलब किस बैंक के साथ कंपनी अपना अकाउंट बनाए, कौन से ऑडिटर अपॉइंट करे, लीगल एडवाइजर किस तरह से अपॉइंट करे, किन फर्म्स को लीगल एडवाइजर का काम दे, ये सब सजेशन जो है प्रमोटर दे सकते हैं। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने में भी अपने सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है जो वेंडर के साथ, राइटर के साथ हो रहा है, उसमें भी इनके रोल्स होते हैं, वो भी अपने सजेशन देते हैं। प्रोस्पेक्टस किस तरह डिजाइन करना है, एडवर्टाइजिंग किस तरह से डिजाइन होनी है, कैपिटल का भी इशू होनी है, ये सब में प्रमोटर के डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो पूरा प्रमोटर सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और जब तक इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं आ जाता। तो जब कंपनी का सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है तो उस दिन से कंपनी का काम शुरू हो जाता है। अब इसके लाइबिलिटीज क्या है, प्रमोटर की लाइबिलिटीज क्या क्या है, तो इसकी लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटी टू अकाउंट इन द प्रॉफिट। मतलब इसकी पहली लाइबिलिटी क्या है कि प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्रमोटर को लगा लिया और फिर भी अगर कंपनी को लगातार लॉस ही लॉस हो रहा है, तो इस तरह से प्रमोटर का कोई फायदा नहीं है, प्रमोटर को फिर हटा देंगे और उनसे बोलेंगे कि हमने इतना पैसा आपके ऊपर खर्च करने के बाद भी कोई फायदा नहीं। तो इसकी लाइबिलिटी होती है कंपनी को प्रॉफिट में ले जाए। लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रमोटर के सजेशन की वजह से कुछ झूठी जानकारी दी जाती है तो उसके लिए कंपनी नहीं, प्रमोटर लायबल होगा, प्रमोटर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पर्सनल लाइबिलिटी, प्रमोटर की पर्सनल लाइबिलिटी भी कई बार जुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, जब नई कंपनी कोई मार्केट में आई है और किसी पुरानी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करवाया जा रहा है, तो पुरानी कंपनी प्रमोटर को पहचानती है, तो प्रमोटर के भरोसे पर वो ऐसा एग्रीमेंट साइन करती है, तो उस समय प्रमोटर की पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है। अब है लाइबिलिटी टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब भी वाइंडिंग अप होगा तो प्रमोटर की सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि सारे क्रेडिटर जो प्रमोटर की वजह से कंपनी को पैसा दे के बैठे हैं उसकी पेमेंट करवाना। जो भी शेयर होल्डर है जिन्होंने प्रमोटर की हेल्प से कंपनी के शेयर खरीदे
तो शेयर होल्डर को पैसा दिलवाना, ये प्रमोटर की ड्यूटी है। लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर की? ये फिड्यूशरी पोजीशन में होते हैं प्रमोटर जो होते हैं, मतलब कंपनी के मालिक नहीं है लेकिन मालिक की तरह रोल प्ले करते हैं। और जो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट होता है वो प्रमोटर की वजह से ही कंपनी के पास आता है। तो ये प्रमोटर हो गए। तो प्रमोटर एक पर्सन है जो कंपनी के वेलबींग के लिए काम करता है, मतलब कंपनी की मजबूती के लिए काम करता है। तो एक प्रोफेशनल पर्सन है या एजेंसी है जो कंपनी को मार्केट के अंदर स्टेबल पोजीशन में ले जाती है, और कंपनी की बिगनिंग से लेकर उसके लास्ट तक प्रमोटर जो है कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये प्रमोटर भी कंप्लीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट द circumstances अंडर विच द कॉर्पोरेट वेल ऑफ अ कंपनी इज लिफ्टेड, एनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ इट इज इग्नोर्ड। तो कॉर्पोरेट वेल की हम बात कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट वेल, जो ये वर्ड है वेल, इसका मीनिंग क्या होता है? पर्दा। तो पर्दा किस तरह का पर्दा है यहाँ पे, और उस पर्दे को कब हटाया जा सकता है? बताइए, कंपनी में किस तरह का पर्दा है? ये तो सिंपल ही है, तो आप बता ही सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटाइटी, एक वर्ड मैंने आपको बताया है बार बार, उसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया करो ताकि। सर इसमें कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है जो वो हर किसी को नहीं बता सकती। नहीं नहीं, बता तो सकती है, शेयर होल्डरों से अलग होती है। हाँ जी सर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक कंपनी बना दी, कंपनी को मैंने रजिस्टर्ड करा लिया। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये समझो, दो लोगों की वैसे कंपनी होती नहीं है दो लोगों की, पर समझ लो थोड़ी देर के लिए। अब कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी है, वो मेरी लाइबिलिटी है, मेरे भाई की है, कंपनी की है? बता। सर एक बार दोबारा बताना। मैंने और मेरे भाई सर ने आप दोनों मिलकर की है। एक कंपनी ने रजिस्टर करा ली। ठीक है, उस कंपनी की कोई लाइबिलिटी है, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, मेरे भाई की है, कंपनी की है? सर कंपनी की है। कंपनी की है सर। कंपनी की है। उस लाइबिलिटी को ना तो मुझसे वसूल सकते हैं, ना मेरे भाई से वसूल सकते हैं, ना हम दोनों से भी नहीं वसूल सकते, कंपनी से ही वसूला जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। वेल मतलब एक पर्दा है जो मालिक के बीच में और कंपनी के बीच में लगा दिया गया है। इस पर्दे का ये फायदा है कि इस पर्दे के अंदर अलग फिल्म दिखेगी, इस पर्दे के पीछे अलग फिल्म दिखेगी। यानी कि अगर कंपनी के बिहाफ पर हम दोनों भाइयों ने कोई भी एग्रीमेंट साइन किया तो वो कंपनी ने साइन किया है, कंपनी की ऑथराइज सिग्नेटरी अगर उसके ऊपर हो गई है। ऑथराइज सिग्नेटरी समझते हैं ना क्या होता है? सील, कंपनी की सील लग गई, मोहर लग गई, तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही है, कंपनी उस लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, मैं या मेरा भाई नहीं है। अदरवाइज मैंने और मेरे भाई ने ही कंपनी बनाई है, हमारे पैसा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम नहीं, अलग है। तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। एक पर्दा है जो दोनों के बीच में, कंपनी के मालिक और कंपनी के बीच में एक पर्दा है, तो कॉर्पोरेट वेल। अब इस पर्दे को कब हटा सकते हैं, कब हटाएंगे बताओ? ऐसे तो मैं तो जब धोखे कंपनी धोखा लॉस में करने जा लगूंगा। जब कंपनी लॉस में जा रही हो सर। नहीं नहीं, लॉस में जा रही हो तो भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कंपनी घाटे में चली गई और हम दोनों के पास बहुत पैसा है, तो फिर भी इस पर्दे को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते भाई? कंपनी अलग व्यक्ति है, उसको लॉस हुआ तो मैं, मेरे भाई को लॉस हुआ तो मुझसे क्यों वसूलोगे? मेरी क्या गलती है भाई? मेरे भाई का लॉस है। उसी तरह से कंपनी के लॉस को मुझसे नहीं वसूल सकते, ना मेरे भाई से, क्योंकि कंपनी अलग पर्सन है। आपने खुद ही तो बोला कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी, वो अलग पर्सन है। लेकिन इसको जब हटा सकते हैं जब हम इस तरह का फ्रॉड कर रहे हो कि कंपनी के नाम से पैसा लेकर अपने पर्सनल यूज में कर रहे हो, पर्सनल यूज में अपना अलग से बिजनेस सेटअप कर लिया हमने, और कंपनी के नाम पे उधारी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे आप फ्रॉड करते हैं, रॉन्गफुल कंडक्ट करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पे ये कॉर्पोरेट वे लिफ्ट हो जाती है, मतलब इस पर्दे को हटा देते हैं। तो इस तरह से समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जहाँ पर भी फ्रॉड किया जा रहा है, कंपनी के जो ऑनर है या जो कंपनी के मालिक है वो रॉन्गफुल कंडक्ट कर रहे हैं, वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इस पर्दे को हटाया जा सकता है। अगला है अल्टर ईगो और शैम एंटाइटिस। अब ये क्या है ये बताओ? बताइए।
जो भी मैंने असाइनमेंट दे रखे, जिनके पास असाइनमेंट है वो तो एक बार पढ़ लिया करो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो एकदम से ना। तो जो शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अगर कई बार वो ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर कर वो अपना फ़ायदा बना लेते हैं, मतलब वो अपना, मतलब कंपनी का रिप्रेजेंटेशन किया। जैसे मैं कहीं भी जाऊंगा, अगर मैंने कंपनी बनाई है तो लोग मुझे कंपनी मानेंगे ना। और मैं कंपनी के नाम को लेकर कहीं पर भी अनऑथराइज, मतलब मेरे पास कंपनी की सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंपनी के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, तो उस कंडीशन में कंपनी की कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाती है और कंपनी और मालिक एक हो जाते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन, सर मैंने, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सर ये एक बारी दोबारा से रिपीट कर दीजिए, ये नहीं समझ में आया थोड़ा सा। ये तो वैसे ही बहुत सिंपल था। मान लो कि मैंने कहीं पर, मेरे ऑथराइज सिग्नेचरी नहीं है मेरे पास कंपनी के। ऑथराइज सिग्नेचरी मतलब ये होती है कि कंपनी का एग्रीमेंट तभी वैलिड माना जाता है जब उसके पास ऑथराइज सिग्नेटरी हो, मतलब जिस पर्सन के पास ऑथराइज सिग्नेटरी है वो साइन करेगा बिहाफ ऑफ द कंपनी एग्रीमेंट, तभी कंपनी का एग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन मेरी कंपनी है, मेरे भाई की कंपनी है, मतलब मेरे जैसे 10 लोगों की कंपनी है, और मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे लोग वो कंपनी तो मानेंगे। तो मैंने कंपनी के बिहाफ पर कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया, जबकि मेरे पास ऑथराइज सिग्नेटरी तो है ही नहीं। तो उस ठीक है। कंडीशन में अगर कोई लाइबिलिटी बनेगी तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी और कंपनी की लाइबिलिटी मेरी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी। कॉर्पोरेट ठीक मतलब है वो सर। पर्दा हट जाएगा बीच में से। अब है अंडर कैपिटलाइजेशन। मान लो कि मेरी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, मेरी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं वो अंडर कैपिटलाइजेशन में आ गई। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब मैंने जब भी कंपनी के शेयर इशू किए होंगे या क्रेडिटर को बताया हो कि मेरी 50 करोड़ की कंपनी है, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया था उस समय मेरी कंपनी सिर्फ 30 करोड़ की थी, तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया ना वो। तो उस कंडीशन में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाती है और पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है। कंपनी की लाइबिलिटी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है, मतलब पर्सनल एसेट में से पैसा वसूला जाता है। अगर कॉर्पोरेट वेल लगी रहे, पर्दा लगा रहे, तो जो पर्सनल लाइबिलिटी होती है मालिक की, वो कंपनी की लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं, मतलब पर्सनल एसेट से कंपनी की लाइबिलिटी पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी तो फिर करेंगे, पर्सनल एसेट से कंपनी की लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ जाएगी। अब है ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेज। मान लो कि जियो नाम से ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उसका एक पार्टनर जियो भी है। अगर कोई पैसा जो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की देनदारी थी या रिलायंस एनर्जी की थी, रिलायंस एनर्जी में पेट्रोल और ये सीएनजी वगैरह ये सब आ जाता है, तो रिलायंस एनर्जी को 50 करोड़ रुपए किसी के देने थे, वो लॉस में चल रही है और जियो प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन दोनों है तो रिलायंस ग्रुप के ही प्रोडक्ट, मतलब दोनों रिलायंस ग्रुप की इंडस्ट्रीज है। लेकिन इनके बीच में भी तो कॉर्पोरेट वेल है, इनके बीच में भी कॉर्पोरेट वेल है ना, क्योंकि जियो का पैसा जियो चुकाएगा और रिलायंस एनर्जी का पैसा रिलायंस एनर्जी चुकाएगी। आपस में एक दूसरे की लाइबिलिटी को ना प्रॉफिट को ये, मतलब भी अपने आपस में लेंगे, इंटर एक्सचेंज करें। लेकिन इस पर्दे को भी जब हटाया जा सकता है जब हमने रिलायंस एनर्जी में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था उसको जियो ग्रुप में इस्तेमाल कर लिया। समझ में आया ये? तो हम इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे और रिलायंस की देनदारी जियो के ऊपर चढ़ जाएगी। क्लियर है? ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आता है। मतलब आपने रिलायंस एनर्जी के नाम पे पैसा लिया पब्लिक से और लगा दिया जियो के प्रमोशन में, तो फिर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी और जियो के एसेट से आपको इस लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ जाएगी। अनजस्ट एंट्रीचमेंट ऑफ इम्प्रॉपर एडवांटेज, कहीं पर भी आपके एडवांटेजेस इम्प्रॉपर हो जाए, मतलब गलत तरीके से आपको फ़ायदा उठाएं आप, तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट में भी कई बार कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाती है। जब कोर्ट ये देखती है कि मालिकों ने कुछ गलत तरीके से पैसा कमाया है तो वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देती हैं। सक्सेसर लाइबिलिटी, मान लो कि एक पुरानी कंपनी से नई कंपनी बन गई और ये सब इसलिए किया गया ताकि कंपनी को बैंकरप्सी दिखा दिया जाए, पैसा सारा जो एनपी में डाल दिया जाए और शेयर होल्डर का पैसा भी डूब जाए और कंपनी को भी फायदा हो जाए और मालिक एक नई कंपनी के साथ दोबारा से बिजनेस करने लगे। तो इस कंडीशन में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देते हैं। फिर नई कंपनी पुरानी कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करती है। जैसे अगर आपको याद होगा तो पहले रिलायंस के नाम से मोबाइल आता था, याद है आपको? जी सर, आता था वो एक छोटा सा। हाँ, और रिलायंस के भी सिम होते थे, ठीक है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन नाम से। तो ये जो कंपनी थी अनिल अंबानी की थी। इस कंपनी के ऊपर 1,000 पता नहीं कितने करोड़ का लॉस हुआ, मतलब बैंकरप्सी हो गई।
तो इस कंपनी ने बड़ी चालाकी से क्या किया कि रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन को तो बंद कर दिया, जियो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शुरू हो गई, और जितने टावर और ये जो स्टोर थे रिलायंस के, वो सारे खरीद लिए। किसने खरीद लिए? जियो ने खरीद लिए। अब जियो ने भी कितनी चालाकी से इसको खरीदा कि एक रूल होता है कि कोई भी कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है तो उसके अंदर उसके स्टोर को ना पब्लिक वो की जाती है, ऑक्शन की जाती है, जो भी बैंक जिनका पैसा लेना है। तो जब ये अनिल अंबानी ने अपने आप को बोला कि भाई मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सारे जो बैंकर थे वो अपना पैसा वसूलने के लिए इसके एसेट्स को कब्जा करने आ गए। जब वो एसेट्स कब्जा करने आए तो मुकेश अंबानी ने ऑफर दिया बैंकों को कि भाई या तो ऑक्शन लगा लो, या ये माल जैसे 100 रुपये का टावर है तो हम इसको 60 रुपये में खरीद लेंगे बिना ऑक्शन के, या आप ऑक्शन लगा के बेच लो। तो बैंकों की साठगांठ सरकार से भी थी, मतलब इस जियो की सरकार से भी साठगांठ थी, तो उन्होंने सरकार से मिलकर ऐसा कुछ कर लिया कि बिना ऑक्शन लगाए सारे टावर जो थे वो जियो को ट्रांसफ़र हो गए, सारे स्टोर जितने थे रिलायंस के वो जियो को ट्रांसफ़र हो गए, और जियो डिजिटल बन गए, डिजिटल आउटलेट बन गए इस तरीके से। मतलब चीज़ें वही थी, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन हो गया। मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन आज भी चल रहा है टेलीकम्युनिकेशन, लेकिन नाम परिवर्तित हो गया। इसका सबसे बड़ा ऑफिस सीपी में हुआ करता था, वो भी आज जियो के पास है, सब कुछ जियो के पास आ गया है इसका। सर वो लेकिन अनिल अंबानी का सारा टेक ओवर कर लिया था ना मुकेश अंबानी ने। हाँ, टेक ओवर नहीं किया था। टेक ओवर अगर करता तो फिर उसकी लाइबिलिटी भी टेक ओवर करनी पड़ जाती ना। तो टेक ओवर नहीं किया इसने। इसने क्या किया कि उसको पहले बैंकरप्ट करा दिया। तो बैंकरप्ट कराने से ये होता है कि एनपीई में चला गया उसका सारा लॉस जो था। तो एनपीई में जाने के बाद जो गवर्नमेंट होती है जिनको पैसा लेना हो, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनको पैसा लेना है उस कंपनी से, वो उसके एसेट्स के ऊपर कब्जा करते हैं। मतलब पैसा वसूलने के लिए उसके एसेट्स को बेचने की कोशिश करके पैसा वसूलते हैं। तो जब बैंक ने इसके ऊपर कब्जा किया, इसके टावर्स के ऊपर, इसके ऑफिस के ऊपर, इसके आउटलेट के ऊपर, तो मुकेश अंबानी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको ऑफर दे दिया कि भाई बिना ऑक्शन लगाए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। और ये जियो का भी सेटअप इसी वजह से आया था कि भाई ये बंद हो रहा है तो हमें जियो डालना चाहिए नए नाम से, नई इंडस्ट्री। तो 950 करोड़ रुपए का कुछ इस तरह से लॉस हुआ था, और फिर ये जियो जो है शुरू हो गया और रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन बंद हो गया। लेकिन इसके कुछ साल बाद ही अनिल अंबानी ने एक नया प्रोजेक्ट साइन कर लिया। किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और रशिया के साथ मिलकर, फाइटर प्लेन्स बनाने का। अगर वो व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया था तो 1 डेढ़ साल बाद ही उसके पास फिर पैसा आ गया कि वो गवर्नमेंट और रशिया के साथ मिलकर, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ रशिया के साथ मिलकर फाइटर प्लेन की प्रोडक्शन में कैसे जुड़ गया। तो इसके पीछे भी इनका एक गेम था कि 200 करोड़ रुपए, यानी कितने करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे अनिल को डायरेक्टर बनाने के लिए। तो इस तरह से अब दोबारा से वो मतलब अनिल अंबानी दोबारा से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे कर कर। उसकी अपनी जो बाकी इंडस्ट्रीज थी वो भी ठीक से रन कर रही। तो ये सब क्या होता है कि बैंकों का इसमें लॉस हो जाता है, मार्केट का लॉस हो जाता है, आउट शेयर होल्डर का लॉस हो जाता है। और इन सब लॉसेस को बचाने के लिए ये कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी बनाई है। जो कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी इसीलिए बनाई गई है ताकि कॉर्पोरेट वेल रहेगा तो एक तो पर्सनल लॉस होने से बच जाएंगे, लेकिन इसको लिफ्ट कर देते हैं जब ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है वो धोखा कर रहा है। तो धोखा कर रहा है तो व्यक्ति, तो उसको लिफ्ट कर देते हैं कॉर्पोरेट वेल को। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कॉर्पोरेट वेल कैसे लिफ्ट हो सकती है और इंडिया में इसका क्या प्रोसेस है। कोई भी एक उदाहरण लिख के इसको आप डिस्कस कर देना। बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट वेल जो है इतना बड़ा आता नहीं है। 20 नंबर में मुश्किल कई बार पूछेगा, 10 नंबर में ज़्यादा आता है। फिर भी आप इसको 20 मार्क्स के आंसर के हिसाब से तैयार कर लेना, और एक दो केस लॉस भी इसके कर लेना कहाँ पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया था उस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन है आपका। मैंने वैसे असाइनमेंट में बहुत बड़ा दे दिया है कॉर्पोरेट बिल, पर इतने बड़े आंसर की जरूरत नहीं है कॉर्पोरेट बिल की। आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेना कि 4 पेज का आंसर तैयार हो जाए एग्जाम में लिखने लायक बस। अगला क्वेश्चन है आपका, मिसमैनेजमेंट क्या होता है? मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशंस विद एग्जांपल। मिसमैनेजमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ये रेमेडीज बताना है आपको जो ऑपरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पीछे रखने के लिए ये किया जाता है। तो ये क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? तो क्या होता है ये बताइए।
सर ऑपरेशन का मतलब होता है अनजस्टिस और क्रूल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, और मिस रिप्रेजेंट का मतलब होता है कंडक्ट अफेयर इन सम हार्मफुल और डिसऑनेस्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी शेयर होल्डर को पीछे रखने के लिए, उसको बेनिफिट ना देने के लिए इस तरह का कोई मिसमैनेजमेंट किया जाता है, तब आपका ये थ्योरी जो होती है ऑपरेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट आती है, शामिल होती है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन ना आप अगली क्लास तक तैयार कर लेना, ताकि आपको भी पता हो और हम भी डिस्कस कर सकें। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको डिटेल में। इसके अलावा इंडोर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर। इंडोर का मतलब होता है इंडोर ही होता है, घर के अंदर की बात। तो अंदर की बात मतलब कंपनी के घर के अंदर की बात, कंपनी के बाहर की बात नहीं, कंपनी के घर के अंदर की बात। तो ये कर लेना। और एक चीज़ और है कि जितने बच्चे उन्हें क्लास ज्वाइन करते हैं अपने नाम से ज्वाइन करें, उल्टे सीधे नामों से ज्वाइन करते पता नहीं लगता किसने क्लास ज्वाइन की। और जितने भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो, इस वीडियो को मैं अभी रिकॉर्डिंग को अपलोड करूँगा तो उस पर कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ताकि प्रमोट हो वीडियो और बच्चों तक पहुँचे। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर करो इसको, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए कंपनी लॉ, और सबके अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अब अगले क्लास में। अगले क्लास का टाइम मैं ग्रुप में ही आपको शेयर कर दूंगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। कोई और डाउट है पर्टिकुलर, कोई आपको पूछना है तो आप एक बार पूछ लें। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? ये तो मैंने शुरू में ही बता दी। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिन्हें कंपनी में इंटरेस्ट है, जैसे क्रेडिटर, जैसे डेटर, जैसे आपके शेयर होल्डर, जैसे आपके डायरेक्टर, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। इनका इंटरेस्ट कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और शेयर होल्डर तो वही लोग हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर है। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई डाउट रह गया हो तो आज की क्लास से जुड़ा हुआ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब क्लास हमारी यहाँ पे आज तो कंप्लीटेड है। बाकी इसका अभी नया मैं आपको डालूंगा और फिर करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय।